हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, भाई वाई एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन, वाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस। सी रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने अभी अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है कि ये कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं कि ये नहीं करोगे तो ज़िंदा नहीं रहोगे। ठीक है, तो क्यों इंसान या कोई भी जानवर जो है उसमें अपना एनर्जी को बर्बाद करता है, तो इसका रीज़न देखो कितना अच्छा क्या है कि इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस। आपको पूछ तभी मिलेगा समाज में, आपको समाज में लोग तभी जानेंगे जब आप नंबर में ज़्यादा होंगे। मेजोरिटी, हर कोई चाहता है कि उसका मेजोरिटी हो, दैट्स वाई reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves, so they want to create other organisms which look like themselves, that means वो अपने जैसे और organisms को बनाना चाहते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न एक ही है कि वो चाहते हैं कि उनका नंबर बढ़े, जो भी इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, सराउंडिंग में वो रहते हैं, वहाँ पर उनका दबदबा बढ़े, उनको बाकी लोग नोटिस करें। ये नेचुरल इवोल्यूशन है, ठीक है ना। इसमें जानवरों का और इंसानों का कोई ऐसा, इंसानों का तो मैं नहीं कह सकता, बट जानवरों का कोई ऐसा पॉलिटिक्स नहीं है इसके पीछे। ये भगवान ने उनको इस तरह से बनाया, नेचर ने उनको इस तरह से बनाया, राइट। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये मत सोचना साइंस पढ़ा रहे हैं सर जी और हमें भगवान भगवान क्यों बोल रहे हैं। भगवान इन द सेंस जो बिलीव करते हैं वो इस वर्ड को समझ लें। भगवान बोल रहा हूँ तो वो जो बिलीव करते हैं उनको तो सही है, जो नहीं बिलीव करते हैं नेचर को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये नेचुरल इवोल्यूशन है, करेक्ट। टू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो क्या वो अपने एग्जैक्ट कॉपीज़ को क्रिएट करते हैं? ठीक है कि वो कॉपीज़, और कह सकते हैं कि हम बॉडी डिज़ाइन या इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली वो सिमिलर होते हैं। हम एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं कह सकते, बट हम सिमिलर होते हैं, ये कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन at its most basic level reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design। बॉडी डिज़ाइन आपका सेम होगा, 2 हाथ है तो 2 ही हाथ होंगे, 10 उंगलियाँ तो 10 ही उंगलियाँ होंगे, 2 पैर है तो 2 पैर होंगे, एक सर है तो एक ही सर होगा, लाइक दिस, करेक्ट। पर देखो जब भी इंफॉर्मेशन कैरी होता है ना फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो वो डीएनए के फॉर्म में होता है। व्हाट इज डीएनए? इट्स द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। चीज़ों को देखो क्लियर कट समझने की कोशिश करो, सब लिंक्ड है। डीएनए से प्रोटीन बनता है, और ये कोई नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, राइट। इसी से ही तो आपका शरीर बनेगा, ठीक है। अलग प्रोटीन बन गए, अलग तरीके का सब हो जाएगा, सेम प्रोटीन मिल बनेंगे सिमिलर टाइप के, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो क्वाइट सिमिलर होगा। Okay, so if the proteins are different, then you'll have altered body design. Now, what exactly this means? That altered body design. Altered body design means that the body will change. आपने कई बार देखा होगा कि एक गाय है जिसकी पीठ पे एक पैर निकला हुआ है, एक इंसान है जो बेचारे दोनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि एक इंसान इसका 6 उंगली है, 10 उंगली एक ही हाथ में है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो होते हैं प्रॉब्लम इन सब में, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि एक बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन में, क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी, ठीक है। अपने डीएनए का कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये केमिकल रिएक्शन से बनता है, ठीक है। तो जो रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है उनमें 2 कॉपीज़ बनते हैं डीएनए के, ठीक है। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। क्यों? वाई दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, आई विल टेल यू अबाउट दिस। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक कॉपी खुद रख लूँ और एक कॉपी को पुश आउट कर दूँ तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं एक कॉपी को पुश आउट करता हूँ तो उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर तो है नहीं जो लाइफ प्रोसेस मेंटेन कर सके या जिंदा रह सके खुद, ठीक है। तो जब भी डीएनए कॉपिंग होता है, ये मैंने यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसमें एक सेलुलर एपैरेटस अलग से क्रिएट किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यानी एक सेल, यहाँ से बताने से सही रहेगा, एक सेल डिवाइड होके 2 सेल में बढ़ जाता है, ठीक है। 1 सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। एक तो ओरिजिनल कॉपी मान सकते हो और एक को उसका फोटो कॉपी मान लो, जेरोक्स कॉपी मान लो, या उसका एक कॉपी हो गया, ठीक है। तो इनका एक सेलुलर एपैरेटस होना ज़रूरी है। अगर तुम कॉपी तैयार कर रहे हो तो उसका एक सेलुलर एपैरेटस का मतलब क्या होता है कि वो डीएनए कॉपिंग जो होगा, क्या वो डीएनए से थोड़ी लेना देना है हमको, डीएनए तो सेल के अंदर रहता है ना। एक प्रॉपर सेल का भी बनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सेल ही नहीं होगा तो डीएनए जाएगा कहाँ, ठीक है। सो दैट्स वाई डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट
the DNA comes, right? Are you getting? Okay then. आ गई बात समझ में मेरे ख्याल से। तो चीज़ें बहुत सिंपल सी हैं, क्योंकि मैं अगर डीएनए को कॉपी कर दूंगा और एक डीएनए रख लूँगा, दूसरा डीएनए भेजूंगा, डीएनए जाएगा कहाँ? उसको तो सेल चाहिए, सेल उसका घर है, तो सेल को में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है। Now, therefore, now let's move to another part, or let's move forward. Okay, non-biochemical reaction is absolutely reliable। ये मैंने क्यों लिखा है? जो नॉन बायो नहीं, वैसे नो बायोकेमिकल है। मैंने ये इसलिए लिखा है कि क्या ये दोनों जो सेल बन रहे हैं, जो मैं अभी तुमको बताया, क्या वो दोनों पूरी तरह से आइडेंटिकल होंगे? देखो, आप जानते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, बायोकेमिकल रिएक्शन हो, क्या वो 100% एफिशिएंट होता है? क्या वो 100% रिजल्ट देता है? तो यहाँ भी जो कॉपिंग होगा, क्या वो 100% होगा? नो, ऑब्वियसली ये मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन किया, कॉपिंग ऑफ द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस एवरी टाइम द डीएनए कॉपिंग हैपेंस, देयर विल हैव ऑब्वियसली सम वेरिएशंस इन देम। ठीक है, तो इसलिए जो डीएनए कॉपीज़ तैयार की जाती हैं वो सिमिलर होते हैं, पर वो आइडेंटिकल तो बिल्कुल नहीं होंगे, राइट। और इसलिए ही ये वेरिएशन बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बाई चांस वो पूरी तरह से आइडेंटिकल हो गए तो गड़बड़ क्या होगा, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, कि वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे सिचुएशंस में, क्योंकि हर चीज़ इवॉल्व हो रहा है, राइट। तुम अभी जहाँ जिस स्टेट में रह रहे हो, जिस जगह पे रह रहे हो, क्या आगे आने वाले 20-30 सालों में उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। उसके इन्वायरमेंट में आएगा, पॉल्यूशन में आएगा, पॉपुलेशन में आएगा। तो आगे आने वाला जनरेशन ही वैरायटी के साथ नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस नहीं होंगे, तो वो कैसे उसी इन्वायरमेंट में जी पाएगा? दैट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ओके, दिस इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, करेक्ट है। अब देखो क्या होता है ना, कई बार ये वेरिएशन खेलने के चक्कर में क्या होता है ना, कई बार वेरिएशंस इतना ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाता है कि ऐसे बनाने से ज़्यादा सही रहेगा कि मान लेते हैं तुम्हारा जो डीएनए कॉपिंग हो रहा है, वो डीएनए कॉपी होकर एक अलग ही वेरिएशन में बन गया, तो इसमें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बेसिस तो सेम होने चाहिए ना, कुछ तो सिमिलैरिटी होना चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए। पूरी तरह से ड्रास्टिक वेरिएशन अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, ठीक है। सो द सेल विल डाई, इट विल नॉट सर्वाइव। दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब भी जिस तरह से बताया, आप लोगों ने अगर समझा तो वो मेरे लिए ही सक्सेस की बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आप लोग को डाउट, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या नहीं भी लग रहा हो ना, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ना। दिस क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वाई वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट। देखो, डीएनए कॉपिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ बेसिक चीज़ें तो सेम होनी चाहिए ना, तो कंसिस्टेंसी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी डिज़ाइन फीचर्स तो देखने हैं। यहाँ पर मैं अभी क्या मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसे देखो, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन फीचर्स, बिकॉज वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर नीच। आजकल ये नया वर्ड है, बहुत चलता है, नीच यानी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। पता चला हम इंसान हैं, हमारे आगे आने वाले जनरेशन्स का डीएनए कॉपिंग अगर सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो उनका बेसिक बॉडी डिज़ाइन भी अगर सेम नहीं होगा, तो पता चला उनके 4 पैर हो गए, 2 सिर हो गए, 5 हाथ हो गए, ऐसे थोड़ी होता है। बेसिक डीएनए कॉपिंग तो होना बहुत ज़रूरी है, पर बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान देना, टेम्परेचर जो है वो अर्थ पे ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, वाटर लेवल कभी चेंज होंगे, कभी कोई मीटियोराइट हिट कर दिया, कभी कुछ भी हो सकता है अर्थ में आगे आने वाले कई सालों में, ठीक है, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑल। तो क्या वेरिएशंस होना भी ज़रूरी नहीं है? बिकॉज हाउ विल सर्वाइव अदरवाइज। मैं अगर अभी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल सकता हूँ, हो सकता है मेरे आगे आने वाला जनरेशन जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर झेल सकता है, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि आगे ग्लोबल वार्मिंग आने वाला है भाई, ठीक है, आगे ग्लोबल वार्मिंग आने वाला है। अगर वो 60 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नहीं झेल पाएगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? दैट्स वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई, बिकॉज इट्स द लॉ ऑफ इवोल्यूशन, वो तो होना ही है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसको अंडरलाइन भी किया है, और यहाँ पर ये समराइज हो जाता है, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। If you want to understand this, you can read this example. अगर कुछ बैक्टीरिया जो है वाटर में रहते हैं और वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ज़्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे, पर कुछ जो वेरिएंट्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं हीट से, वो सर्वाइव कर जाएंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। वो वेरिएशन का कमाल है, दैट्स वाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये आप अंडरलाइन मुझे मैंने किया, इसको पढ़ सकते हो, आराम से आंसर लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। वाई इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन बेसिक बॉडी डिज़ाइन। बच्चे लोग, मैंने अभी बताया था,
अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. वाई इज़ वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? सी, वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बिकॉज द स्पीसीज हैज़ टू सर्वाइव, राइट? फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज. स्पीसीज सर्वाइव करेगा तब जाके ही तो इंडिविजुअल का भी नंबर आएगा ना. स्पीसीज ही तो मेन चीज़ है. स्पीसीज का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, बट वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल? सी, in case of individuals, they are not supposed to see a lot of variations in their environment, okay, in some years. पर अगर हम होल स्पीसीज़ का बात करते हैं तो पूरे स्पीसीज़ में अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कुछ उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कम से कम हम जो इसके पहले बैक्टीरिया का एग्जांपल देख रहे थे, कुछ बैक्टीरिया जो है वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं और वो बच जाते हैं. तो अगर स्पीसीज़ में इवोल्यूशन नहीं होगा या वेरिएशन नहीं होगा तो कुछ तो उनमें से होंगे ना जो अपने अंदर चेंजेस लाएंगे और वो अडॉप्ट कर जाएंगे. अगर वेरिएशन ही नहीं होगा तो कोई भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी अंदर वेरिएशन नहीं ला पाएगा या कोई भी इवोल्यूशन के प्रोसेस में नहीं जा पाएगा तो पूरे स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए स्पीसीज के लिए वेरिएशन बहुत बेनिफिशियल है. इंडिविजुअल के लिए उतना ज़्यादा नहीं है बट वो भी है. ओके, करेक्ट. आई होप नाउ इट इज क्लियर. So what you will write exactly? Why is variation beneficial to species? For the survival of species, so that if some of the organisms of the species, in them obviously variation occurs, so they will evolve according to the surrounding, according to the environment, and chances of their survival is more as compared to others. Okay, right? That's the only answer of this. Now, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, उसको आप लोग घर पे भी कर सकते हो. जैसे एक ब्रेड को लेकर, ठीक है, उसको कूल, मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रख दो. कुछ समय बाद उसको ऑब्जर्व करो, चाहे तो हो सके तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करो. क्या देखोगे आप? क्या देखोगे? उसके पहले क्या दिया हुआ है? 10 ग्राम शुगर 100 ml ऑफ वाटर में लो, ठीक है. इस सोल्यूशन का 20 ml लेके एक टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें एक पिंच ऑफ यीस्ट डालो. ये इंपॉर्टेंट है. पिंच ऑफ यीस्ट डालो, यीस्ट ग्रैनुअल्स. टेस्ट ट्यूब के मुंह को कॉटन प्लग से ढक दो और वार्म प्लेस में रख दो. 1 से 2 घंटे बाद ईस्ट कल्चर जो भी तुम्हारा टेस्ट ट्यूब में से मिला ना, जो डाले थे, उसको उठाओ, माइक्रोस्कोप में चेक करो. ठीक है, तो आप क्या देखोगे? अभी आगे समझ जाओगे आप क्या देखने वाले हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपका ऑब्जर्वेशंस जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, उसमें ऑटोमेटिकली तुमको इसका आंसर भी मिल जाएगा. ठीक है. So yeast obviously it grows in the first case and mold grows in the second case. ठीक है, yeast कैसा दिखता है, mold कैसा दिखता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा. Having discussed the context in which reproductive process work, let's now examine how different organisms actually reproduce. देख रहे हैं, correct? How organisms reproduce. So this mold grows in the second, means in the bread, and yeast grows in the first. कैसे दिखते हैं वो अभी देखेंगे. तो यहाँ पर अभी आप स्क्रीन में ब्रेड मोल्ड देख रहे होंगे. ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी हम आगे बढ़ेंगे जैसे तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम फिजन कंटिन्यू करते हैं. व्हाट इज़ फिजन बेसिकली? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन किया हुआ है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हो. ठीक है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन या फिजन जो होता है उसी से ही नए इंडिविजुअल क्रिएट होते हैं. ठीक है, जैसे अमोएबा में स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन. यानी सामने में देख रहे हो तुम, बाइनरी फिजन हो रहा है. तो इसमें जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है कि एक सेल जो है वो ब्रेक होके 2 ही बनता है. दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बाइनरी. बाइनरी का मतलब होता है 2. बाय मतलब 2 होता है ना, 2. दैट्स व्हाई इट्स बाइनरी फिजन. करेक्ट. सो अमोएबा 2 डॉटर सेल बन जाता है. एक बच्चा मुझे पूछ रहा था, सर क्यों डॉटर सेल होता है, सन सेल क्यों नहीं होता? तो डॉटर सेल इन द सेंस, हमेशा हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो. ठीक है ना, प्रमोशन हमेशा प्रमोट किया जाता है फीमेल जेंडर को, इसलिए. ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, दैट्स वाई इसे डॉटर सेल कहते हैं. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो क्या होता है यहाँ पे? तो बाइनरी फिजन आप ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप में. इसमें तो कोई खास चीज़ नहीं है, जो मैंने ऑलरेडी बताया वही है, इसमें कोई बात नहीं है ना. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूँ, मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज़ होता है. जैसे क्या, अमोएबा से थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया लेशमानिया, जिसकी वजह से काला अजहर नाम की बीमारी होती है. वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल. व्हाट इज वीप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल? वीप लाइक स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हो सिंपली, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, जरा थोड़ा सा वेवी नेचर का होता है शरीर, वेवी होता है शरीर. ठीक है, जोंक की तरह कह सकते हैं. तो उसमें बाइनरी फिजन ऑकर जो होता है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है. इसका क्या मतलब है? माने अगर बाइनरी फिजन स्टार्ट होगा तो बाइनरी फिजन के स्टार्ट होने का माने जब वो शुरू होगा तो डेफिनेट ओरिएंटेशन में होगा. यानी कि यहाँ पर जो
फ्लैजेला टाइप की चीज़ें हैं ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो देखो डिफरेंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका जो अंदर का न्यूक्लियस है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देख रहे हो, एक प्रॉपर पैटर्न है इसके होने का, एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको कि ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न से चलते हैं। कोई कोई ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में रैंडमली हो जाता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे मलेरियल पैरासाइट, जिससे मलेरिया होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। वो कई सारे डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट तो नहीं कह सकते, कई सारे डॉटर सेल्स में ब्रेक हो जाता है, बट जाता है। उसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। बच्चा लोग ये ध्यान रखना, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में यही डिफरेंस है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको टेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है, बाइनरी फिजन में एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है या दो सेल में बढ़ जाता है, और मल्टीपल फिजन में कई सारे सेल्स में बढ़ जाता है। करेक्ट, ठीक है। यीस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। सो आई टेल यू अबाउट दैट, अबाउट द यीस्ट। वैसे आप लोगों ने इस एक्टिविटी में देखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यीस्ट का एक पिक्चर यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे मतलब आप अपने स्क्रीन में अभी ना देख रहे होंगे यीस्ट जो कि बडिंग कर रहा है, राइट, जिसमें से बर्ड्स निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स निकल रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स। नाउ चलो हम आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब देखो, इसमें एक एक्टिविटी दिया गया है 7.4। इसमें तुमको कुछ नहीं करना, लेक या पौंड या कोई भी तालाब में से जो डार्क ग्रीन दिख रहे होते हैं ना, जहाँ जिस जगह पे डार्क ग्रीन दिख रहा होता है वहाँ से पानी ले आना है। ठीक है, उनमें से कुछ फिलामेंट्स निकाल कर स्लाइड में डाल देना है। ठीक है, उन वाटर में फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उनको स्लाइड में डाल दो और उनको एक ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डाल दो और उसको कवर स्लिप से स्लिप करके, जो कि माइक्रोस्कोप में देखने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, ऑब्जर्व करो। माइक्रोस्कोप में क्या पता चलेगा तुमको? स्पायरोगायरा। ठीक है, में कुछ कुछ टिश्यूज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, व्हाट इज स्पायरोगायरा? ओके, तो मैं ये बताता हूँ तुमको कि स्पायरोगायरा क्या होता है, क्योंकि मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि प्लेनेरिया का दिया हुआ है, हाइड्रा का दिया हुआ है, स्पायरोगायरा का उसने अच्छे से डायग्राम नहीं दिया हुआ। तो मैं अभी स्पायरोगायरा का डायग्राम यहाँ पोस्ट कर देता हूँ। दिख रहा है स्पायरोगायरा? चलो, अब तुमको दिख रहा है स्पायरोगायरा, तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। स्पायरोगायरा क्या करता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है सिंपली मैच्योर होने के बाद, और ये सारे पार्ट जो हैं वो धीरे धीरे, मतलब कि हर अलग अलग पार्ट जो है वो एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं एक इंडिविजुअल। बताओ, इजंट इट कूल? इजंट इट सच फैसिनेटिंग थिंग? मीन्स राइट, नेचर कितना खूबसूरत है, नेचर कितना ही मतलब कि मैजिक से भरा हुआ है। हम कह सकते हैं कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग जल्दी बिलीव भी नहीं करेंगे। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो 3-4 पार्ट में, या अगर हम गिनती नहीं रखेंगे उसका, चलो जितना भी पार्ट में ब्रेक हो जाए और वो हर पार्ट एक और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वाह, क्या बात। तो रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दैट, यहाँ देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। वो सिर्फ सेल का एक कलेक्शन नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है। ठीक है, और ये रीज़न किस चीज़ का मैं पढ़ रहा हूँ? वैसे मैं तुमको कॉन्टेक्स्ट तो दे दूँ पहले, मैंने भी डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया अभी कोई बात नहीं। तो वो एक एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं स्पायर वगैरह। ठीक है, क्या ये चीज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में कि क्या ये जो मैं अभी बताया फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि हर फ्रेगमेंट एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो क्या फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एक सेल का ग्रुप नहीं है, बंच ऑफ सेल नहीं है। वो सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज़ बनते हैं, वो टिश्यूज़ जो है वो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो बॉडी बनता है, कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसलिए उसमें रिप्रोडक्शन का सिस्टम भी काफ़ी सिस्टमेटिक, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, और ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो होता ही है, राइट। तो तुम ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बींग्स को इमेजिन कर सकते हो, किसी भी जानवर को, मैमल्स को इमेजिन कर सकते हो। ओके, so as we know that in multicellular organisms every cell has their own function, right, specialized function. So that's why in reproduction also the tissues that are particularly for reproduction only, ठीक है, उनमें कुछ ऐसे सेल्स और टिश्यूज होते हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही होते हैं, तो उनका एक स्पेशलिस्ट काम होता है। ऐसा नहीं कि एक सेल जो है जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए है वो 10 काम कर रहा है, नहीं होता ऐसा। ओके, सो व्हेनेवर वी यूजुअली लर्न और रीड रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन साइमल्टेनियसली, तो बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आता है कि रीजनरेशन क्या है और रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में अंतर क्या है। देखो, रीजनरेशन ये होता है ना, अगर अपने बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया हाइड्रा का, ठीक है, जैसे ये प्लानेरिया, उसके बाद हाइड्रा में अगर आप देखोगे तो जैसे ये प्लानेरिया है, यहाँ पर क्या होता है कि प्लानेरिया 3 पार्ट में बढ़ गया और वो तीनों पार्ट बाद में जाकर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बन गए, सॉरी फॉर दैट, तो उन्हें हम कहेंगे रीजनरेशन हो रहा है। ठीक है, पे अटेंशन टू दिस पार्ट।
द स्पीसीज ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसे रीजेनरेशन कहते हैं। करेक्ट है, यानी जो सेल के टुकड़े बनते हैं उनमें से चेंजेस होते हैं वो सेल के टुकड़े, और वो डिफरेंट मतलब बहुत सारे सेल टाइप्स और टिश्यूज उसमें रहते हैं, आ जाते हैं। या मैं सिंपल इस भाषा इस तरह से कहूँ तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा कि द सेल्स दैट आर फॉर्म आफ्टर कटिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, चाहे वो 3 पीस में हो, 4 पीस में हो, 5 पीस में हो, आफ्टर दैट द सेल ग्रोज, राइट, और वो बाकी पार्ट जो कि लैकिंग है उनको खुद डेवलप करने की पावर रखता है, उसे रीजनरेशन कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ देख रहे हो ना, ये सेल का पार्ट जो है ये खुद बाकी पार्ट डेवलप कर लेगा, तो उसे रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या है। देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, यहाँ दिया हुआ था ना, सॉरी, यस, ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, दिस पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। वो छोटे छोटे पीस, टुकड़े, वो बाद में जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे, यानी कि वो जो टुकड़े हैं वो वैसे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई पर्टिकुलर पीस नहीं है। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको लोगों को बताऊँ कि स्पायरोगैरा अगर मैंने बनाया और वो स्पायरोगैरा जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक ये पार्ट, एक ये हो गया और ये हो गया, और दोनों आगे जाके एक बड़ा स्पायरोगैरा बन जाएंगे, तो तुम बोलोगे सर ये तो बिल्कुल रीजनरेशन की तरह है। नहीं, रीजनरेशन थोड़े से वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में होता है। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि रीजनरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, और रीजनरेशन जैसे छिपकली है, एक लिजर्ड है और लिजर्ड की पूंछ कट गई, आप कुछ समय बाद देखोगे उस लिजर्ड की नई पूंछ आ रही है, वो रीजनरेशन है, वो फ्रेगमेंटेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट हो जाता है, टुकड़े में बढ़ जाता है, हर टुकड़ा जो है वो आगे जाके एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। रीजनरेशन काफ़ी कुछ सिमिलर आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसमें लैकिंग पार्ट को दोबारा से बनाने का काबिलियत होता है उनमें। ठीक है, वो लैकिंग पार्ट को दोबारा से बना सकते हैं, ये एबिलिटी उनमें होता है। आप समझ पा रहे हो, जैसे ये पार्ट देखो, इसका आगे और पीछे का पार्ट नहीं है, ये खुद बना देगा, इसके पीछे का पार्ट है, आगे का पार्ट नहीं है, ये खुद बना देगा। आर यू गेटिंग व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो यू दिस थिंग्स वेरी माइन्यूटली, बिकॉज दिस थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो, पीछे का पार्ट है, आगे का पार्ट नहीं है, ये खुद बना दिया इसको, इतना वो कैपेबल है, और वो कैपेबिलिटी ही आता है रीजनरेशन से। अब आगे बढ़ते हैं बडिंग में। बडिंग हाइड्रा में होता है। आप बोलोगे सर रीजनरेशन भी हाइड्रा में होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि जिस तरह से रीजनरेशन में हम एक पार्ट हमारा बढ़कर एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, वैसे ही बडिंग में क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स का यूज़ करके ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रा की तरह ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अपने बॉडी में टाइनी बर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, और जब वो बर्ड्स फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं वो अपने पेरेंट के बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। देख रहे हो यहाँ पर, देखो एक छोटा सा हाइड्रा यहाँ ग्रो कर रहा है, सॉरी बर्ड ग्रो कर रहा है, और ये बर्ड जब मैच्योर हो गया यहाँ से डिटैच हो जाएगा और अलग हो जाएगा, काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जिसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। दिस इज़ द मेथड थ्रू विच प्लांट्स बेसिकली दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स का, लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, और नए प्लांट्स बनाएंगे इन अप्रोप्रिएट कंडीशंस। ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये सारी चीज़ें जो मैं भी बोल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये किस लिए हेल्प आता है, ये ग्राफ्टिंग करना, ये लेयरिंग वगैरह बोलते हैं ना, जो हम प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, जैसे हमको बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करना है, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं के कुछ पार्ट्स को काट कर मिट्टी में लगा देंगे, तो हमको, हमारे लिए क्या होगा कि वो सुविधा हो जाएगा, हम बहुत ही अच्छे से रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है प्लांट्स का कर पाएंगे, क्योंकि उस काम में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, such methods also make possible the propagation of plants like banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds। जिन प्लांट्स में या जिन, हाँ सही बात है, प्लांट्स हो, फ्रूट्स हो, जिनमें सीड्स ही नहीं होता, उनमें तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही एकलौता माध्यम होता है, एकलौता मीडियम होता है इन ऑर्डर टू प्रोपागेट दैट प्लांट। ओके, नाउ व्हाट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन? ओके, is that another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have its all characteristics। तो मान लेते हैं कि आपके घर में एक गुलाब का पौधा है जिसमें कि बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छे सेंट वाले गुलाब फूल होते हैं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक्जैक्टली इसी का कॉपी एक और नया गुलाब का पौधा चाहिए, कैसे करोगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करोगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में चांसेस ये होता है कि वो पूरी तरह से जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑफ द पेरेंट, तो आपको जो नया प्लांट गुलाब का होगा उसमें स्मेल या सेंट जिसे कहते हैं, सॉरी स्मेल तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो सेंट जो होगा वो पूरी तरह से उसके पेरेंट के जैसा ही होगा, कलर भी वाइब्रेंट होगा, काफ़ी सुंदर भी दिखेगा और सुगंधित भी होगा। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। आगे बढ़े और एक एक्टिविटी दिया गया है
एक पोटैटो को स्मॉल पीसेस में कट कर दो और हर पीस में जैसे एक बड हो या नॉच हो। आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो के ऊपर कई बार ऐसा होता है कि एक पोटैटो होता है, उसके ऊपर कुछ बर्ड्स होते हैं, नॉचेस होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ आई जैसे दिखते होते हैं, ठीक है। तो एक ट्रे में कुछ रुई रखकर, कॉटन रखकर उसको गीला कर दो और उसमें पोटैटो के उन पीसेस को रख दो। ओके, ऑब्जर्व चेंजेस टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। क्या देखोगे, वो जो पोटैटो पीसेस हैं, जो आई था पोटैटो का, वो नए नए पोटैटोज प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। उससे नया नया पौधा, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे फ्रेश ग्रीन शूट्स बाहर निकलना शुरू होते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, ये भी तो एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही हुआ ना सॉरी, हुआ ना, वही बात है। ये ब्रायोफाइलम का पौधा देखे हो आप लोग? अगर नहीं देखे हो तो आप लोग को देखना चाहिए। ये पत्ते बहुत मोटे होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं लोकल भाषा में पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, ठीक है। पत्थर चट्टा इन द सेंस ये पत्थरी की बीमारी में बहुत हेल्प करते हैं ठीक करने में, ठीक है। सो द बर्ड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स। ये भी एक नया वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू बर्ड्स। आई एम सेइंग कि ये जो बर्ड्स साइड साइड में इसके लीफ के निकलते हैं, लीफ ब्लेड में, ये टूट जाते हैं और मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर नया प्लांट बन जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से लीफ के बर्ड्स से प्रोपगेशन होता है, कौन से प्लांट में, तो तुम लिखोगे ब्रायोफाइलम में, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही आसान है। अब देखो क्या दिया है कि एक मनी प्लांट लीजिए, एक्टिविटी 7.6 में बता रहा हूँ। कट सम पीसेस सच दैट दे कंटेन एटलीस्ट वन लीफ, एक लीफ तो हो। कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, ओके। डिप वन एंड ऑफ ऑल द पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। एक एंड को अगर आप वाटर में डालोगे और ऑब्जर्व करोगे तो सीधी सी बात है कि जिसको आप वाटर में डाले हो वो ग्रो करेगा, ठीक है। क्योंकि मनी प्लांट को ग्रो करने का ये तरीका होता है, आप डायरेक्टली उसे वाटर में ग्रो कर सकते हो विदाउट एनी सॉइल, ओके। सो द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट एज सुन एज वी विल पुट इट इन द वाटर इट विल स्टार्ट ग्रोइंग, ओके, और वो उसमें ही बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। करेक्ट। अब हम मूव करते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। तो आपको अगर इच्छा है तो हम पढ़ लेते हैं टिश्यू कल्चर। क्या होता है टिश्यू कल्चर? नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है टिश्यू या सेल को सेपरेट करके फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल उसके जैसा है जो हम कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबीज़ वगैरह। आप एक टिश्यू निकालते हो प्लांट से और उसको यूज़ करके आप नया प्लांट बनाते हो, ठीक है। Here it is written, the cells are then placed in a artificial medium where they divide rapidly to form small groups of cells और कैलस लगातार डिवाइड होते हैं, नए सेल्स बनाते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है, क्योंकि जब ये धीरे धीरे नए सेल्स बनाएंगे तो उन सेल्स को हम ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे मीडियम में जहाँ पर हार्मोन्स हो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जितना ज़रूरत है वो सब हार्मोन्स हों जो उसके ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में हेल्प करें, राइट। कहने का ये मतलब है कि आप एक टिश्यू को निकालते हो, उसको पूरी तरह से कंट्रोल इन्वायरमेंट में छोटे बच्चे की तरह पाल पोस कर हर चीज़ जो अवेलेबल होना चाहिए उसे खुद से आर्टिफिशियली अवेलेबल करवा के उस प्लांट को जिंदा करते हो, नया प्लांट बनाते हो, तो उसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। दैट्स ऑल, ओके। रेस्ट यू कैन रीड। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? देखो ये जो चीज़ दिख रहा है ना, इसे राइजोपस कहते हैं। आप लोगों को अगर याद होगा हमने एक्टिविटी में स्टार्टिंग में किया हुआ था, जो ब्रेड मोल्ड बनते हैं, तो ये ब्रेड मोल्ड के ऊपर बनते हैं। इनमें जो ये पतला सा लाइन जैसा आप दिख रहे हो, ठीक है, इसका भी एक नाम है, ठीक है, हाइफे। आई वाज सर्चिंग फॉर दैट नेम हियर, दैट्स ओके। तो ये हाइफे होता है ब्रेड मोल्ड में। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, लेकिन जो टाइनी ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि आप ऊपर यहाँ देख रहे हो ना, ये, ठीक है, ठीक है। और इन ब्लॉब्स को स्पोरेंजिया कहा जाता है। इन्हीं के अंदर सेल या स्पोर्स होते हैं जो कि नए राइजोपियस में बन जाएंगे आगे जाके। तो ये स्पोर्स ऐसे तो नहीं टूटते गलते, लेकिन कोई मॉइस्ट सरफेस में आते हैं तो ये गल जाते हैं और इसके अंदर का जितना भी हमारा जो सेल्स हैं, स्पोर्स हैं, वो बाहर आ जाते हैं और नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या नए स्पोर्स बनाते हैं या नया राइजोपस बनाते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना। Okay, so the spores are under the thick walls, but as soon as they come in contact with some moist surface, they burst out and the cells or the spores they come out and they just start multiplying themselves, ठीक है, वो और राइजोपस बनाना शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ें। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया, ये सिंगल इंडिविजुअल से रिप्रोडक्शन होने वाली चीज़ है। इसमें एक ही पेरेंट का ज़रूरत पड़ता है, इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इंटेक्स क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी बहुत आसान है। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? बताओ, ये मुझे बताने वाली बात तो है नहीं। बाइनरी फिजन में 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और मल्टीपल फिजन में मोर देन 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स?
अब ये अगर स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करता है तो कैसे बेनिफिट करेगा? देखो, स्पोर्स से अगर रिप्रोड्यूस करता है तो एयर इसको बहुत हेल्प करेगा, एयर इसको उठाकर कहीं कहीं इधर उधर ले जाएगा, जिसकी वजह से कि ये ज़्यादा जगहों तक जा पाएगा इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस, राइट। तो यानी कि इसके चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग बहुत बढ़ जाते हैं स्पोर्ट्स से जब ये ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो आई होप द पॉइंट्स आर क्लियर। यू कैन ट्राई राइटिंग बाई मीन्स विथ योर ओन लैंग्वेज एंड द सॉल्यूशंस एज फार एज सॉल्यूशंस आर कंसर्न दैट यू कैन फाइंड ऑल्सो, एंड आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, okay, but always try writing with your own words after knowing the logic, okay, or after knowing the concept, right? Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration? मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम ये लिखोगे बिकॉज इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स देयर बॉडी इज नॉट मैरली अ ग्रुप ऑफ सेल्स, वो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं है, दे हैव मोर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ओके, and the cells and tissues they work for a specific reason or a specific task. So basically for regeneration for reproduction they have their own system, they have their own organs, so it's impossible for them to create new individuals just through regeneration because the process is more complex. हम सिर्फ regeneration से कैसे नए इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं? हमारा प्रोसेस तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट, ओके, और सिर्फ मल्टी सेलुलर ही नहीं, we are more complex organisms, we are quite complex organisms, that's why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? Because vegetative propagation is used for two kinds of plants basically, those who are lacking seeds and एक तो सीड्स लैक करता होगा और दूसरा जिनको जेनेटिकली सिमिलर प्लांट चाहिए होगा उनके पेरेंट के जैसा, इफ दे वांट सिमिलर प्लांट्स लाइक दैट ऑफ देयर पेरेंट देन ऑब्वियसली दे विल प्रीफर वेजिटेटिव प्रोपगेशन. व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? In order, as I already told you in the previous in-text questions also, DNA copying is an essential part in order to maintain the body design. Some basic DNA should be equal. They should have been, means they will be same, right? Otherwise, there will be problem of this, of maintaining the simple body design also. ठीक है ना, ये issue हो जाती है. Now we will start about sexual reproduction. तो जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि एक पेरेंट से ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, राइट, या रिप्रोड्यूस होता है, हम कह सकते हैं प्रोड्यूस. बट as we are seeing, we are familiar with the modes of reproduction, that is sexual reproduction, that in which two partners are involved, right? कि अगर हम बात करें, bulls cannot produce new calves, hens cannot produce new chicks by their own, right? So what are the basic significance of this sexual mode of reproduction? ठीक है, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो सेक्सुअल में नहीं हो पा रही थी, जो सेक्सुअल में हो रही हैं, इसलिए तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ज़रूरत पड़ा. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई इज इट नेसेसरी? देखो, जो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है ना, वो दो चीज़ों की कॉपिंग होती है, ठीक है. एक तो होता है डीएनए का जो भी प्रोटीन है उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके साथ उसका सेलुलर अपैरेटस भी होता है. खैर ये अभी अगर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप इतना जानो कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म जो होती है वो अपने साथ 100% एक्यूरेट तो होती नहीं, तो वो अपने साथ कुछ वेरिएशंस लेकर आती है. वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है सारा चीज़, तो आप उसको पढ़ सकते हो, नोट्स की तरह भी बना सकते हो. सी, वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट, करेक्ट. लेट मी शो यू दिस. यस, the variations are useful for ensuring the survival of the species, but ऐसा भी नहीं होता है कि वेरिएशन इतना रैपिड हो कि आप देखोगे कि 10 साल पहले आपके ख़ानदान में लोग जो है वो अलग तरीके के थे और 10-20 साल सॉरी फॉर दैट 10-20 साल बाद ही आप देखोगे कि आपके फैमिली में जो है वो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं. वेरिएशंस इन द सेंस क्या? वेरिएशंस इन द सेंस आपके फैमिली में अगर एवरेज हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 8 इंचेस, अचानक से आप देखोगे 7.5 फीट के सब होने लगे. 2 हाथ होते थे, 4 हाथ होने लगे, 4 पैर होने लगे. ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो वो बेसिक चीज़ तो ऑब्वियसली वो मेंटेन करते हैं, करेक्ट. सो द 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वुड हैव क्वाइट डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस. मतलब समझ पा रहे हो, अगर 2 लोगों में कुछ वेरिएशंस होकर, ठीक है, एक तीसरा कुछ बन रहा है, तो समझ सकते हो कि कितने सारे लोग हैं और उनमें कितना वेरिएशंस होता होगा और कितना कुछ बनता होगा. क्योंकि ये जब वेरिएशंस में आएगा, एक और भी तो होगा जो इसके साथ वेरिएशंस बना, मतलब कि वेरिएशन होकर कोई तीसरा जनरेशन ये लोग रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो तीसरा जनरेशन आ रहा है, उसमें इनके भी वेरिएशंस है, इनके भी वेरिएशंस है. समझ पा रहे हो? तो वेरिएशंस एक्यूमुलेट होता जाता है और वो फिर भी रहते हैं सोसाइटी में. सोचो, वो एक सोसाइटी में रहते हैं, वो एक जगह पे रहते हैं ऑब्वियसली, एंड दे डोंट हैव दैट मच बैड इफेक्ट. ऐसा नहीं होता कि वेरिएशन से कुछ बैड इफेक्ट हो रहा है, वो आराम से रह पा रहे हैं. Okay, so combining variations from 2 or more individuals, okay, would thus create new combinations of variants. सही है, न्यू कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. ओके,
और ये सारे कॉम्बिनेशंस जो बनेंगे ये शांति से यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। ओके, उनको ऐसा मेजर इशू नहीं आता कि अरे मैं तो अपने 3-4 पीढ़ियों से चला आ रहा है, वेरिएशंस की वजह से और ज़्यादा अलग हो गया हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कट चीज़ें समझा रहा हूँ अच्छे से, जो कि ज़्यादातर आप रीड करते हो तो एनसीईआरटी से नहीं समझ पाते हो, वो मैं आपको सिंपल भाषा में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो इसको। ठीक है, तो बस देखो दिक्कत क्या होगा इसमें कि अब क्या है कि उनमें जो डीएनए है वो नए जनरेशन में डीएनए आएगा, तो फिर बाद वाले जनरेशन में क्या होगा, उनका डबल डीएनए होगा, उसके बाद वाले में क्या होगा, ट्रिपल डीएनए होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वन सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है भाई? स्पेशल लिनिएजेस ऑफ सेल्स इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, मतलब क्या कि सिर्फ मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सुविधा हो समझने में। देखो, ओनली हाफ ऑफ दैट डीएनए, ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, यही ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब भी डीएनए ट्रांसफ़र, डीएनए कॉपिंग होगा या जब भी सेल डिवीज़न होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्रोमोसोम्स का हाफ सेट को ही डिवाइड करेंगे या हाफ सेट को ही सेंड करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, ये सेल के अंदर ऑलरेडी फीड है, ये उनकी स्पेशलाइज्ड जो सेल होते हैं ना, टिश्यूज जो होते हैं वो सेल डिवीज़न के लिए जो रहते हैं, सेल डिवीज़न के टाइम पे उनका ये ऑलरेडी फीड रहता है उनमें, कि वो इस तरह से ही करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो दे विल डू द री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का नंबर वो अपने आप इस्टेब्लिश कर लेंगे, यानी हाफ ऑफ करके अपने आप सेट कर लेते हैं, और डीएनए को भी नए जनरेशन में। ठीक है, so the organisms, or basically the individuals, if they are combining during sexual reproduction and they are forming, okay, a new set of DNAs, so the DNA will contain already half of the number of chromosomes. Getting? Okay, so now let's move. Clear? So we know that when body shape or body designs becomes more complex, the germ cells also specialize. हम ये नहीं कह सकते ना कि ह्यूमन बींग्स के जर्म सेल्स और एक सिंपल कोई ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे कोई भी सिंपल ऑर्गेनिज्म अगर हम लें, सिंपल इन द सेंस जैसे अमेबा के ऑर्गेनिज्म पैरामेशियम, इसमें तो खैर जर्म सेल्स का यूज़ नहीं है, वो तो खैर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया। कहते हैं कि जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं और कोई स्नेक है, ठीक है, तो हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, राइट, हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, हम ज़्यादा मॉडिफाइड हैं, हम हायर लेवल में हैं, तो हमारा जर्म सेल उनका जर्म सेल्स में डिफरेंस होगा ना। ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा जब सेल डिवीज़न होता है तो एक सेल जो होता है वो मोटाइल होता है और एक सेल वो होता है जिसमें फूड स्टोर्ड होता है। ठीक है, सो जो मोटाइल जर्म सेल होता है ना, उसका काम वो मेल गैमेट होता है, वो ही बेसिकली जेंडर डिसाइड करता है। ठीक है, और वो ही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है ऑब्वियसली, पर ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद की बात हो रही है। तो जो मेल गैमेट होता है वो जेंडर डिसाइड करता है, और जर्म सेल जो होता है जो फीमेल वाले में रहता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। करेक्ट है, क्योंकि फूड स्टोर करता है, राइट। करेक्ट। तो आगे जाके वो गैमेट जो है, डिफरेंट गैमेट्स जो हैं वो डिफरेंट जेंडर को डिसाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखो, we shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs and in some cases obviously differences in the bodies of male and female organisms। तो मैंने आपको जो बताया है वो आगे आप और अच्छे समझ पाओगे। नाउ अब हम मूव करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ अगर आप देखो तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक मेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑब्वियसली। स्टैमेंस एंड पिस्टिल आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा अलग कलर में कर देता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ये तो ये बीच वाला पार्ट देख रहे हो, ये पिस्टिल है, इसमें तीन चीज़ें हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये जो एंथर और फिलामेंट देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, तो फ्लावर्स या तो यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, या तो बाइसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर होते हैं जिनमें या तो स्टेमन रहेगा, ठीक है, या पिस्टिल रहेगा, कोई एक चीज़ रहेगा ना। ठीक है, और या तो दोनों रहेंगे तो वो बाइसेक्सुअल होंगे, और कोई एक रहेगा तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें फिलामेंट और एंथर आता है, तो ये एंथर क्या करता है ना, ये पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। आपको भी पाउडरी सब्सटेंस कुछ येलो कलर का लगता होगा कभी कभी, या फूल छूते होगे तो। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमेट होते हैं। इनको जैसे भी करके इस फीमेल जो हमारा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स, यहाँ तक उसको पहुँचना है। देखो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था।
करेक्ट। तो ये जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी है, पोलन ग्रेन्स को क्या करना है कि उसे यहाँ आना है। मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड। यस, तो उसे यहाँ आना है इस जगह पे, और यहाँ से उसको अंदर जाना है इस ओवरी पे, क्योंकि ओवरी पे ही फीमेल गैमेट है या फीमेल जर्म सेल है जिसे उसको फर्टिलाइज़ करना है। तो एक ट्यूब होता है जो अंदर की तरफ जाता है और उसे फर्टिलाइज़ करता है। करेक्ट है, चलो बढ़िया, समझ गए। वो ट्यूब जो है वो अंदर जाता है और फर्टिलाइज़ करता है। ठीक है। तो इस ओवेरी के अंदर ना ओव्यूल्स होते हैं और हर ओव्यूल में एक एग सेल होता है। वही एग सेल जो है वो फर्टिलाइज हो जाता है जब उसमें पोलन ग्रेन फ्यूज़ हो जाता है तो, और इनका फ्यूज़न जो है वो जायगोट फॉर्म करता है और वो जायगोट एक नए प्लांट में बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आते हैं कि जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके क्या बनता है। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छे से। ये जो ओव्यूल होता है ये आगे जाके बनता है कि जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके बनता है सीड्स, और जो ओवेरी होते हैं, ठीक है, वो आगे जाके बनते हैं फ्रूट्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। ओके, ठीक है, जो ओवेरी होगा वो फ्रूट्स बनेगा और जो ओव्यूल होंगे वो सीड्स बनेगा। चलो ये तो हमने किया। नाउ ये मैंने तो बताया ही कि वो जायगोट जो होता है वहाँ जाकर नया प्लांट बनता है, और अगर पोलन जो होता है एक ही प्लांट में होते हैं, जो पोलन है ना प्लांट का, वो अगर उसी प्लांट के पिस्टिल में जाता है, ठीक है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पॉलिनेशन अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर वो दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब एक प्लांट का एक पॉलन एक फ्लावर का दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाके अगर फ्यूज़ होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, पर कुछ ऐसा चीज़ तो होना चाहिए ना जो कि पॉलन को ले के जाए यहाँ से यहाँ तक, ओव्यूल तक। तो एक ट्यूब होता है जिसको कहते हैं पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब लेकर जाता है मेल जर्म सेल जो कि हमारा पोलन ग्रीन है उसको फीमेल जर्म सेल तक जो कि ओव्यूल है। करेक्ट है, ठीक है। और जब जायगोट बनता है उसके बाद धीरे धीरे और उसमें मल्टीपल डिविजन्स होते हैं और वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कि द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू अ सीड व्हाइल द ओवरी grows rapidly and ripens to form a fruit. Correct, I have already told you about this, so kindly pay attention to this because this is really very important. Okay, now what is germination? The process of development of a seedling in appropriate conditions from a seed. Obviously the process of development of a seedling from a seed in appropriate conditions is called germination. Okay, so that process is known as germination. It might be asked in your examination, so you have to be very careful while writing the answers. Okay. So I'm just giving you an idea about it, just underlining the part where the fruit definition is written. It develops into a seedling under appropriate conditions. This process is known as germination. Correct. Now let's move. And what exactly we are seeing here? I'm talking about the diagram. So here what we are seeing, there's a gram seed, you can say. Yes. So the part that you are seeing here is a cotyledon. Since there are two cotyledons here, that's why it's known as dicotyledon. Okay, category. और इन कॉटिलिडन्स के बीच में आप देख सकते हो कि प्लूम्यूल और रेडिकल छोटा सा पार्ट है प्लांट का, जिसको हम प्लांटलिंग कहते हैं, ज़्यादातर छोटा सा सीडलिंग कह सकते हो प्लांटिंग में। और इसके ऊपर वाले पार्ट को प्लूम्यूल होता है जो कि फ्यूचर में शूट बनेगा, और नीचे वाला पार्ट जो है वो रेडिकल होता है जो फ्यूचर का रूट बनने वाला है। तो इतना छोटा सा प्लांट जो है इसमें से निकल रहा है, देख रहे हो, इस प्रोसेस को ही जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, reproduction in human beings. So when we will do this reproduction in human beings, so you have to be very careful regarding the information that you are getting here. Okay, why I am saying so, because इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली बुक से आती हैं। ठीक है, उनके लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा बुक में कहाँ क्या है क्या नहीं, वो डायरेक्टली मिल जाएंगी, मैं उसको अंडरलाइन कर दूँगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑब्वियसली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको अंडरलाइन, वैसे मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ है, सो दैट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू। सो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि when a human being becomes ready for reproduction is something that obviously after a certain age the organism is capable to do it, right? यस, सो इंसानों में जब वो चेंजेस आने लगते हैं तब उसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ गेन कर रहे हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? देखो अर्ली टीनेज ईयर्स में क्या होता है, कई सारे चेंजेस जो होते हैं वो आइदर बॉयज़ के बॉडी में या गर्ल्स के बॉडी में, या नहीं और गर्ल्स के बॉडी में होते हैं। करेक्ट,
न्यू चेंजेस इन द बॉडी, न्यू चेंजेस इन द सेंसेशंस, न्यू चेंजेस इन द फीलिंग, न्यू चेंजेस इन द थिंकिंग प्रोसेस, मैनी थिंग्स इसमें होते हैं। जैसे हेयर ग्रो करते हैं बॉडी के कई सारे पार्ट्स में, ठीक है ना, जो ज़्यादातर क्या होते हैं, डार्कर हो जाते हैं इन कलर, जेनिटल एरिया में भी हो जाते हैं। सो दिस इज pubic hairs, करेक्ट। स्किन बिकम्स ऑयली, ओके, एंड पिंपल्स स्टार्ट्स अराइजिंग, ये होते हैं। गर्ल्स में, बॉयज़ में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। गर्ल्स के केसेस में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाती है, ओके, एंड गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होती है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बॉयज़ में ठीक हेयर ग्रो कर जाते हैं फेस में, यानी कि फेशियल हेयर आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, और वॉइसेस क्रैक हो जाते हैं। ज़्यादातर बॉयज़ के वॉइसेस जो है वो क्रैक हो जाते हैं, और जो पिनाइल एरिया है, जो पेनिस जिसे हम कहते हैं, दैट स्टार्ट्स बिकमिंग लार्ज एंड इरेक्ट। स्पेसिफिकली वॉइस की बात करूँ ना। अब क्या होगा कि हम ये नहीं कह सकते कि द चेंजेस दैट इज ऑकरिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स दे आर सेम फॉर एवरीवन, नो, सिंस people are different, right? So the bodily changes will also be different in the sense, not different in the basic category, different in proportion, different in ratios। कोई इंसान है जो ज़्यादा टॉल हो जाएगा, तो कोई इंसान है जो उतना टॉल नहीं हो पाता, करेक्ट। किसी के फेशियल हेयर ज़्यादा होंगे तो किसी के फेशियल हेयर कम होगा, किसी के वॉइस बहुत ज़्यादा ही क्रैक होंगे तो किसी के वॉइस उतने क्रैक नहीं होंगे। तो these are all the changes, these are the things that obviously happens in a society, because we already talked about variation, right? So everybody is different in the sense, okay? Now सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनमें मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, जिसे हम जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल्स क्रिएट होने चाहिए, ठीक है। लेट्स ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक, और इस कंसेप्ट में थोड़ा और डीप डाउन घुसते हैं, जो भी मैं तो आपको बता रहा था, ठीक है। वो क्या है कि जो जर्म सेल की बात हम करते हैं, या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात हम करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो उन्हें क्रिएट कर रहे होते हैं, उस सेल को क्रिएट कर रहे होते हैं। पर ये कब होता है, देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन कब, आफ्टर प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिंस टू मैच्योर। बचपन से लेके आपके प्यूबर्टी तक क्या होता है कि आपका बॉडी जो है वो आपके बॉडी ग्रोथ को प्रायोरिटी देता है। ये बात को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो प्यूबर्टी को प्रायोरिटी नहीं देता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रायोरिटी नहीं देता, बिकॉज दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ विल बी यूटिलाइज्ड व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर एज, राइट। आप 25 साल के हो जाओ, या मैं जनरल बात करता हूँ कि आप 17-18 के हो जाओगे, उसके बाद वो चीज़ें क्या होती है, आपका बॉडी का ग्रोथ रिटार्ड होना शुरू हो जाता है। मतलब रिटार्ड इन द सेंस आपका बॉडी का ग्रोथ थोड़ा कम होना शुरू होता है, कम हो जाता है, पर आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बेटर होने का बॉडी ट्राई करता है, यानी आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को वो रेडी करता है, आपके मेल गैमेट्स पे, फीमेल गैमेट्स पे वो ध्यान देता है, राइट, ठीक है। पर सिर्फ गैमेट्स को रिलीज़ करना या गैमेट्स फॉर्म करना ही तो सोल्यूशन नहीं है ना। देखो एनिमल्स में सेक्सुअल एक्ट करना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू फ्यूज दोज गैमेट्स, राइट। सॉरी, आई हैव कोल्ड टुडे, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर द कफिंग साउंड दैट यू आर हियरिंग इन बिटवीन, ओके। सो जिसे कि हम कहते हैं व्हाट, the process of mating, right? So they have that much amount of sexual maturity, as well as the body of the individual should be able to do that act, right? So the actual transfer of germ cells between two people needs special organs for the sexual act, ठीक है। तो उन स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो ऑर्गन्स, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, मेल का ऑर्गन हो, फीमेल का ऑर्गन हो, वो ये इंटरकोर्स या मीटिंग के प्रोसेस के बाद से जब हमारा जो फिटस आता है बॉडी में, धीरे धीरे वो ग्रो करता है और एक बेबी बनता है, किस तरह से फीमेल की बॉडी उसको हैंडल करता है, राइट, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरह से डिटेल में। सो फर्स्ट लेट्स मूव टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। सो इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एज यू आर सीइंग द डायग्राम आल्सो इन राइट हैंड साइड, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। सो ये रहा टेस्टिस, करेक्ट। सब रेड रेड बोर हो जाओगे देख देख कर, इसलिए मैं यहाँ ग्रीन करता हूँ, इसे थोड़ा सा इसे हल्का थिक करते हैं, यस दैट विल बी बेटर। तो ये रहा टेस्टिस, ठीक है। ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है किसे, यस, ये टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, चलो, sperms, okay. The formation of germ cells or sperms, okay, they take place in the testis. So this is the testis where the production the formation takes place. उसके बाद ये जहाँ फॉर्म होते हैं, ये वास डेफरेंस के थ्रू होते हुए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, क्या होता है, सब मैं बताता हूँ। Now the second question arises, the testes are always located outside the abdominal cavity, ठीक है। क्यों एब्डोमेन के नीचे रहते हैं वो, स्क्रॉटम में रहते हैं वो, क्यों वो स्क्रॉटम में रहते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन जो है इट रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर, राइट, उसे एक लोअर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो बॉडी के बाहर रहता है, करेक्ट। सो द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ओके, ना सिर्फ इंसान के शरीर में चेंजेस लाता है, बॉयज़ के शरीर में चेंजेस लाता है, रादर स्पर्म के फॉर्मेशन को भी रेगुलेट करता है, ओके। सो इट्स रिटन हियर,
इन एडिशन टू रेगुलेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। इसको आप दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पहले तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ओके, द बॉडीली चेंजेस एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सारे कंट्रोल होते हैं टेस्टोस्टेरोन से। करेक्ट। नाउ जो स्पर्म फॉर्म होता है, लेट मी रब इट फर्स्ट, इट लुक्स क्वाइट क्लियरली। सो जो स्पर्म फॉर्म होता है ये वास डेफरेंस के थ्रू एक ट्यूब से मिल जाता है जाकर, जो कि ऑब्वियसली यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा होता है। करेक्ट। देख रहे हो यहाँ पे मार्क करो, ये दोनों मिल जा रहे हैं, एक जो है वो ब्लैडर से आ रहा है और एक ये वाला जो है मिल जा रहे हैं। बीच में आप देखोगे कि यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है, ये सब क्या है, ठीक है। ये रहा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ऑलरेडी सभी चीज़ों को। सेमिनल वेसिकल एट देयर सिक्रीशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स एट देयर सिक्रीशंस सो दैट द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड व्हिच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। वो फ्लूइड के फॉर्म में आ जाता है जिससे कि उसका ट्रांसफ़र तो आसान हो जाता है और साथ ही साथ वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू एनरिच इट, इंक्रीज इट्स वैल्यू, राइट। सो द secretions of seminal vesicles as well as the prostate glands just enrich the sperm, उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। ठीक है। नाउ स्पर्म सेल दिखता कैसा है, इसमें बनाकर तो नहीं दिखाया हुआ, बट मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से दिखता है वो, ये ओवल रहेगा और टेल रहेगा, राइट। तो ये पार्ट जो होता है बेसिकली यही सेल होता है, एक सिंगल सेल होता है और ये उसका एक मूवमेंट करने के लिए दिया गया रहता है। ठीक है। ऑब्वियसली स्पर्म विल मूव, राइट, अदरवाइज हाउ इट विल जस्ट गेट फ्यूज्ड विथ एग, दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स मूव टू दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो स्पर्म जो होता है वो एग से फ्यूज होता है, तो सीधी बात है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग्स होने चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग जो है कहाँ पे बनता है, सबसे पहले तो ये ओवरी देख रहे हो आप, यहाँ पे इसमें एग बनता है, करेक्ट है। और ये एग जो है वो यहाँ तक अगर यूट्रस तक पहुँचना चाहता है तो उसको एक ओविडक्ट जिस या फिर उसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब से होकर गुजरना पड़ता है, इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, राइट। क्लियर है, अभी तो सब चीज़ें क्लियर है। ओके, देखो बच्चे जब गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसके भी ओवरी में हज़ारों एग होते हैं, पर जब वो मैच्योरिटी गेन करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल मैच्योरिटी, और रीचिंग प्यूबर्टी द एग स्टार्ट्स मैच्योरिंग। ओके, तो हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है ओवरी से और वो नियम के हिसाब से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ यूट्रस में जाता है। ओके, राइट। तो यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स, सी दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज वेजाइना, राइट। तो यूट्रस के थ्रू यूट्रस में वो जाता है और यूट्रस में लाइनिंग बनते हैं ब्लड वेसल्स के, ताकि वो उस एग को पालें पोसें, अच्छे से प्रोटेक्ट करें। दे वेट फॉर द स्पर्म टू कम एंड फर्टिलाइज देम, एंड इफ द स्पर्म इज नॉट कमिंग, व्हाट विल हैपन टू इट, व्हाट विल हैपन टू इट, वो क्या करेंगे, वो जो लाइनिंग ऑफ द यूट्रस है उसका तो कोई रोल नहीं है अब ना, क्योंकि वो तो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो वो जो चीज़ है वो बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको कि हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, इसको और डिटेलिंग में मैं यहाँ पर पढ़ के समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अगर बाई चांस जो है स्पर्म सही में उसको फर्टिलाइज कर देता है तो क्या, किस तरह से, द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज, ओके, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रोसेस दे ट्रैवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर दैट एग, सॉरी, तो वो ओविडक्ट की तरफ जाते हैं या फैलोपियन ट्यूब की तरफ जाते हैं और वहाँ उनकी एग से भेंट हो जाती है। ठीक है, और वो एग और जो स्पर्म है वो दोनों मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं, और फ्यूज़ हो जाने से जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जायगोट होता है, और वो जायगोट एम्ब्रियो बनाता है और वो एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के लाइनिंग में आ जाता है और वही फिटस बनता है। ठीक है, मैं ये पिक्चर से दिखा देता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। अगर ये फ्यूज़ हो जाते हैं तो ये लाइनिंग में एम्ब्रियो आ जाता है और ये एम्ब्रियो आगे जाके फिटस बनता है यूट्रस के अंदर। कई बार लोग बोलते हैं, या कई बार आप कई गायनेकोलॉजिस्ट से, अभी तो आप मतलब गायनेकोलॉजिस्ट से सुनते हैं, कई बार हम एक वर्ड सुनते हैं जिसको कहते हैं एप्टॉनिक प्रेगनेंसी। कई बार क्या होता है ना कि फर्टिलाइजेशन जो है या एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन जो है वो गलत जगहों पे हो जाता है, प्लांट कभी फैलोपियन ट्यूब्स में हो जाता है, इसको एप्टॉनिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ये फैटल होता है मदर के लिए भी चाइल्ड के लिए भी, ठीक है, बहुत डेंजरस होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने अभी यहाँ तक किया है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बता दी है कि द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। लाइनिंग थिकन होता है, मोटा लाइनिंग होता है ताकि वो उसको अच्छे से एनरिच कर सके, राइट। और जो टिश्यू होता है मदर के ब्लड में जो कि ये न्यूट्रिशन देता है, वो याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसेंटा। ओके, इट्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके, इट कंटेन्स विली, इसमें होता है विली, शेप होता है डिस्क का, और ये विली क्या करता है,
ऑब्वियसली विली जो है वो थोड़ा सा सरफेस को एयरी बना देगा जिससे कि ऑक्सीजन पास हो, ठीक है, एम्ब्रियो में मदर के थ्रू, करेक्ट। यानी कि ज़्यादातर सारे एनर्जी के सोर्स जो हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब मिलते हैं एम्ब्रियो को ड्यू टू दिस द डिजाइनिंग ऑफ द यूट्रन वॉल विच कंटेन्स डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, राइट, विलीज एंड ऑल, ठीक है। जो फिटस होता है मीन्स यूट्रस में, उसको 9 महीने लगते हैं पूरी तरह से मैच्योर होने के लिए, ठीक है। एंड देन चाइल्ड इज बोर्न ड्यू टू द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस, दैट मीन्स द चाइल्ड इज बोर्न, चाइल्ड कम्स आउट फ्रॉम द वेजाइना obviously, but the child comes out due to rhythmic contractions of the muscles in the uterus. When uterus wants to push it out, then only child comes out. Okay, that's why. Now, what happens when the egg is not fertilized? I already told you this part. If egg is not fertilized, okay, so that lining we talked about, जिसमें विली होते हैं, ठीक है, वो lining break हो जाएगा and comes out through the vagina as blood. Okay, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood. That's all. That is menstruation. Okay. Now, what about reproductive health then? Nobody talks about it. Okay, it's the most taboo topic if I'll say. ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, ठीक है। नाउ सॉरी, see, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for the sexual acts of having and bringing up children. Okay. See, in our society we have a lot of pressure. The pressure can be from anywhere, okay, like our friends who wants us to participate in many activities which may be good or bad, okay, from our family to just marry and have children, from the government agencies, okay, the government will say that don't have children, so your family will say that you must have children, okay. So obviously making choices are quite difficult, but see this one. Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. That is the most important thing. आप लोगों ने अगर HIV एड्स का नाम सुना है, ये सेक्सुअल एक्ट से ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है। गोनोरिया जैसे कि वैसे गोनोरिया मीन्स गोनोरिया ही कहते हैं, ठीक है, एंड साइफिलिस, ये सारी बीमारियाँ जो है ना, ये STDs हैं। वी कॉल देम STDs। व्हाट इज STD? सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, वो फ़ोन घुमाने वाला STD का ज़माना बीत गया। ये STD क्या है? ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ओके। सॉरी, हाँ, यहाँ तक तो हमने पढ़ा। देखो, द सेक्सुअल एक्ट हैज़ द ऑब्वियसली द चांसेस, द रिस्क ऑफ हैविंग मींस इट विल लीड टू प्रेगनेंसी। सो कई सारे ऐसे मतलब ऐसे वेज हैं जिससे कि हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज कॉन्डम्स। कॉन्डम्स इट्स जस्ट लाइक कवरिंग ऑन द पेनिस, सो दैट इट विल ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट द स्पर्म विल कम आउट, it will not go to the vagina, okay, that's the thing. Many contraceptive pills are also there which obviously are not so good because it will lead to hormonal imbalance in your body, okay. If it's good, if it's taken in a proper proportion, then it's good, but if the pills exceeds the limit, or obviously every medication has certain side effects, so it will be not good for the health. And obviously without the prescription or without asking the doctor, it's not recommended to eat, okay. So now कई बार ऐसा होता है कि हम वैस डेफरेंस जो मैंने भी बताया था ना आप लोगों को, वो जो मैंने नस दिखाया था, कई जगह होता है ऐसे कि उसे ब्लॉक कर देते हैं, जिसे नसबंदी कहते हैं हिंदी में, बहुत ही कॉमन भाषा में। तो उसे स्पर्म ट्रांसफ़र को प्रिवेंट कर सकते हैं। कई जगह फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि एग ही ना पहुंच पाए यूट्रस तक। जब एग यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसके फर्टिलाइज होने का टेंशन ही कहाँ है, ठीक है। कई बार ऐसे मेथड्स भी होते हैं जैसे कॉपर टी वगैरह यूट्रस में लगाते हैं, तो वो भी कई जगह सही है, कई जगह नहीं है, क्योंकि उससे इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं, कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, राइट। Now, because see, all these unwanted pregnancies will lead to many kind of issues. First of all, population बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दूसरी बात क्या होता है कि आजकल लोग जो है वो फीमेल फर्टिसाइड कर रहे हैं, जेंडर को पता लगवा लेते हैं और फीमेल फर्टिसाइड करते हैं। वैसे इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल आ चुका है, बट फिर भी कई जगहों पर ये चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। बिकॉज इंडिया में सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज गर्ल चाइल्ड बहुत कम हो रहे हैं, मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। सो दिस एंड दैट many ऑफ मीन्स social reasons are also there, okay. Let's not go into such depth into those topics, okay. So inequality in society is the main reason for poor standards of living for people, the size of population is relatively unimportant, ठीक है। देखो, लोगों के पुअर होने का, लोगों के सही स्टैंडर्ड में नहीं होने का, इसका रीज़न ही पॉपुलेशन है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो ऑब्वियसली सबके लिए सारे रिसोर्सेज इक्वल अमाउंट में होंगे नहीं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कन्फ्यूज जाओगे ये सब चीज़ मत देखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ। दैट्स वाई कंट्रोलिंग पॉपुलेशन, अवॉइडिंग अनवांटेड प्रेगनेंसीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोटेक्टिंग गर्ल चाइल्ड ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट यू कैन रीड, मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको अंडरलाइन करके दिखाई, ओवरऑल चैप्टर भी समझाया। अभी भी मैं जब आपको समझाता हूँ तो मैं सारी चीज़ें समझाता हूँ, बट मैं अंडरलाइन कुछ चीज़ों को करता हूँ ताकि उसे आप अच्छे से याद करो और नोट्स भी बना सको अगर बनाते हो तो। नाउ हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? सी पॉलिनेशन इज नॉट फर्टिलाइजेशन, वाई? बिकॉज पॉलिनेशन इज जस्ट रीचिंग ऑफ द मेल गैमेट अप मीन्स टू द फीमेल गैमेट। ओके, तो उस मेथड को जिसमें पहुंचना होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। अदर फ्यूजन के बाद क्या होता है, और द एक्ट ऑफ फ्यूजिंग मेल गैमेट इन फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। सो दैट इज डिफरेंट। हाउ इज द रूल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? व्हाट इज द रूल? सो द रूल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू गिव a proper what is to enrich the sperm, okay, is to increase its quality, it's to make it fluid like so that it will be easier for it to pass to flow। ओके, तो उसे फ्लूइड लाइक बनाते हैं, उसको एनरिच करते हैं, ठीक है, उसको ऐसा बना देते हैं कि वो न्यूट्रिशन देने लायक हो जाता है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन। व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, वाइडनिंग ऑफ हिप्स हो जाता है, वाइड हो जाते हैं हिप्स ताकि वो आगे जाके एम्ब्रियो नॉट एम्ब्रियो सॉरी वो यूट्रस वाइड रहेगा तो बच्चे को कैरी कर सकेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट। What are the changes seen in girls at the time of I already told you? How does the embryo get nourishment inside the mother's body? तो मदर के बॉडी के अंदर एम्ब्रियो को नरिशमेंट कैसे मिलता है, इसके लिए मैंने आप लोगों को प्लेसेंटा के बारे में बताया। प्लेसेंटा डिस्क शेप होता है, उसमें विलीज होते हैं, वो विलीज जो है वो सर्फेस एरिया इंक्रीज करते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, सर्फेस एरिया इंक्रीज करते हैं जिससे कि ग्लूकोज प्रॉपर मिल सकता है, ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सकता है टू द एम्ब्रियो। सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है, करेक्ट। If a woman is using a copper T, will it help in protecting her from sexually transmitted diseases? See, if a woman is using a copper tea, it will help her in protecting from sexually transmitted diseases. Yes, it's true, but copper tea itself can lead to any other problems like infections and all, right? So it's not advisable to use copper tea every time, or nowadays the टेक्नोलॉजी इज़ एट पार, राइट। तो आपको वो कॉपर टी वगैरह यूज़ करने से को भी यूज़ करने को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनली इम्प्लांट किया जाता है, इंटरनली लगाया जाता है, जो कि कई सारे प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करना हो जाता है एक तरह से, राइट। ओके, सो बट आई विल शो यू दिस, ओके, आई विल शो यू दिस, अदरवाइज सी डाउट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए। सो वेयर इज रिटन, यस, what is written here? See, copper tea are placed in uterus to prevent pregnancy. Again, they can cause side effects due to irritation of the uterus. तो वो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस तो रहेंगे ही, ठीक है ना। अगर आप एसटीडी से बच जाते हो तो इन्फेक्शन होने के चांसेस तो रहते हैं, राइट। तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, जो भी एनसीईआरटी में उससे आप लिख सकते हो बिना कोई सोचे समझे, because that is very important. Okay then, so chapter is completed. I hope means nothing, no doubt is left. Okay, if still you have doubt, you can comment your doubts, or you can directly come message me even in Instagram. Okay, और मेरे ऑफिशियल चैनल्स पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ओके, सो इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग विथ यू ऑल। ओके, बाय बाय, विल सून मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके देन।